today's topic is statistics. I've started the recording. So now let us proceed with this topic itself. So welcome. Today's lecture would be statistics. Now you people may be confused with sample or population data. So what is sample or what is population? What is population? Population is collection of items in interest of study. N, that is denoted by capital N, and it also is being told as a parameter. Okay, so this is called as a parameter. And what do we use statistics for? We use statistics for having this sample. We use statistics only for sample. हम पूरे दुनिया का पॉपुलेशन का डेटा हम लेकर के नहीं बैठते, हम जस्ट एक सैंपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल आइटम्स इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टडी. हम पूरे दुनिया का पॉपुलेशन के बेसिस पे हम डिसीजन नहीं लेते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं, हाँ कि इतने लोगों ने ऐसा किया तो उससे हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं. ओके, सो दैट इज हाउ दिस हैपेंस. एंड देन तो कंसिडर दैट इज एन यूनिवर्सिटी. ओके, समझो कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, या फिर समझो कोई इंटरनेशनल कॉलेज है. हाँ, तुमको क्या करना है कि तुम्हें प्लेसमेंट का सर्वे लेना है. सो व्हाट विल यू डू? So what is the population of the survey? So now अगर मैंने आपको ये पूछा population of the survey, तो आप क्या करोगे? आप सीधा जाओगे कॉलेज में और आप पूछोगे कि what is happening, what is not happening, and कितने लोग, कितना प्लेसमेंट हुआ. It will be so tiring, right? देखो इतना टायरिंग हो जाएगा. Then that's not the population actually. अगर आप कॉलेज में जाके पूछताछ भी कर लोगे ना कि कितना, हर एक बच्चों से जाके आप पूछ भी लोगे, तो फिर भी that cannot be the population. Why it can't be the population? Because there may be students who would be attending colleges from home like you people are today, and there may be other university students who are actually having a collaboration with this college and sub branch बोल सकते हैं ना, जैसे AISSMS का सब ब्रांच है, AISSMS IOIT, JSPM का भी सब ब्रांच है, MIT का भी सब ब्रांच है, उसके तीन ब्रांचेस है, लोनी में, आलंदी में, कोथरूड में. सो लाइक दिस सब ब्रांचेस भी हो सकते हैं जो ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, लाइक दे आर इन कोलैबोरेशन विद द सेम थिंग, बट दे आर नॉट इन दिस कॉलेज, बट दे आर अटेंडिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज. शायद यहाँ के टीचर्स वहां जाके पढ़ाते होंगे, या फिर वहाँ के टीचर्स यहाँ के सीख करके फिर से जाकर के पढ़ाते होंगे. एनीथिंग इज पॉसिबल. ऑल्सो सम स्टूडेंट्स में भी अटेंडिंग फ्रॉम ऑनलाइन से भी पॉसिबल है. घर पे बैठ करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं और लैपटॉप से लाइव लेक्चर भी ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लाइक प्रोजेक्टर्स एंड ऑल. सो what is to be observed over here is populations are hard to find, define and observe. Okay, बहुत मुश्किल होता है पॉपुलेशन. हर एक कभी आप हर एक के घर पे जा करके देखिए, जैसे पिछले एग्जांपल में आप हर एक के घर पर जा करके तो आप पूछ नहीं सकते, लाइक हाँ हेलो स्टूडेंट, वी आर फ्रॉम अ सर्वे डिपार्टमेंट, क्या आप प्लेस हो गए, क्या आप प्लेस हो गए, या फिर ये ऐसा तो नहीं कर सकते ना. एवरी फ्लैट में भी देयर में भी मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, या फिर देयर में भी मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सब्सक्राइब टू दिस कॉलेज एंड दे आर अटेंडिंग द लेक्चर ऑफलाइन. मतलब एक टैबलेट ले लिया जहाँ जिसमें सारे लेक्चर्स लोडेड है, पिछले साल के सारे लेक्चर्स लोडेड है, और इस साल पूरा प्रिपरेशन किया, सिर्फ एग्जाम्स के लिए कॉलेज में आते हैं. सो व्हाट यू डू इज, आप फिर देखते हो ठीक है घर का तो इतना नहीं मिल रहा, तो मैं यूनिवर्सिटी में जाके पूछता हूँ. सो यूनिवर्सिटी, कितने यूनिवर्सिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव द डेटा दैट हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज आर टाई अप विद दिस ओरिजिनल यूनिवर्सिटी. दिस इज द ओरिजिनल यूनिवर्सिटी, हाँ, कि जहाँ आपको पॉपुलेशन का डेटा चाहिए, मतलब फ्रॉम वेयर डू यू वांट दिस डेटा. दिस इज द ओरिजिनल वन. सो इफ दिस इज द ओरिजिनल वन, how are you supposed to find everything? Like हर एक चीज आप कहाँ से ढूंढोगे? From where are you going to get it? सो आप हर एक के घर पे नहीं जा सकते, आप हर एक यूनिवर्सिटीज में जाकर के नहीं पूछ सकते कि सर आपका इसके साथ टाई अप है क्या, आपका इसके साथ टाई अप है क्या. जैसे AISSMS का मेंटर कॉलेज COEP है, JSPM का भी मेंटर कॉलेज COEP है. आई मीन COEP इज मेंटर कॉलेज फॉर ऑल दी कॉलेजेस व्हिच आर अंडर पुणे यूनिवर्सिटी, बिकॉज पुणे यूनिवर्सिटी गॉट द नेम फ्रॉम COEP, राइट, क्योंकि उसका रैंकिंग उसी की वजह से बढ़ा था. सो COEP व्हाट हैपेंस कि अभी सबका मेंटर है, तो अभी अगर उनको बस जानना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में कहाँ है, तो एवरी कॉलेज में जाके सर्वे करना बहुत मुश्किल होता है. So that's what I want to say. और ये वेब का कैसा होता है कि ऑनलाइन अभी कितने बच्चे ऑनलाइन सब्सक्राइब हैं, आप डेटाबेस में जाके चेक तो कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली कितने लोग देख रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हो. लाइक हाउ मेनी पीपल आर एनरोल्ड एंड हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू गिव द एग्जाम, दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, राइट. तो आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि इतने लोग देख रहे हैं तो इतने लोग एग्जाम देंगे. सो दैट्स एन अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ अ थिंग. एंड इवन इफ यू ट्राई टू प्रेडिक्ट इट, स्टिल you may find up some of the left up population. कुछ लोगों को आप छोड़ ही दोगे, like you cannot get their data actually. So that's what I want to say. So ultimately populations are hard to find, define and observe.
आप कहीं भी जाके ऑब्जर्व या फिर डिफाइन, आप सब डिफाइन ही नहीं कर सकते कि यहाँ जितने बच्चे हैं वही मेरे पॉपुलेशन है, नहीं, पॉपुलेशन इज डिफरेंट, सैंपल इज डिफरेंट. सो that is the thing, that populations are hard to find, define and observe. So now, whereas this is sample, I just missed up the word. This is sample. सैंपल क्या है? सैंपल मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारा इंटरेस्ट ऑफ स्टडी, हमें एक अप्रोक्सीमेशन के लिए हम एक सैंपल ऑफ पीपल लेते हैं. सैंपल एज द नेम सजेस्ट, लाइक क्या होता है कि अभी अगर आप कोई केमिकल लैब में जाते हो एंड आपको बस देखना है कि अल्कोहल का इनफ्लेमेबल कितना होता है, फ्लेमेबिलिटी कितना होता है अल्कोहल का, तो आप सारे अल्कोहल लेकर के नहीं बैठते, आप कोई एक स्पेसिफिक अल्कोहल लेते हो, उसका सिर्फ सैंपल लेते हो छोटे से टेस्ट ट्यूब में और बस आप एक्सपेरिमेंट करके खत्म कर देते, दैट इज सैंपल. सिमिलरली इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, you don't go and search for every kind of people, you just take a sample. Like for example, अभी पूरे अगर एचएसएमएस में सारे बच्चे हैं, तो आप एक सैंपल में क्या करते हो, कंप्यूटर साइंस के एक स्टूडेंट, मैकेनिकल का एक स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक स्टूडेंट, और मटेरियल जो भी अलग अलग ब्रांचेस होंगे इलेक्ट्रिकल वगैरह, इनके एक एक दो स्टूडेंट्स लोगे और यही आपके सैंपल है, आप इन्हीं से बात करते जाओगे. नाउ यू मे पिक अ टॉपर, यू मे नॉट पिक अप अ टॉपर, यू मे पिक अ स्मार्ट वन, यू मे नॉट पिक अप अ स्मार्ट वन, दैट इज नॉट द कंसर्न, बट आपको सैंपल से एक अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा कि ये कॉलेज में से इतने बच्चे प्लेस होते हैं, ये डिपार्टमेंट से इतने बच्चे प्लेस होते हैं. सो व्हाई वी शुड यूज सैंपल? सैंपल इज लेस टाइम टू कॉन्टैक्ट, लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस कॉस्टली. सो यहाँ मैं आपको ये अगर आपको अच्छे से समझाऊं तो फिर मैं यहाँ जाता हूँ फिर से, लाइक इन द प्रीवियस स्लाइड. या तो आप क्या करते हो, लाइक इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो कि अगर आप यहाँ कहीं फाइंड नहीं कर पाए तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए, कैंटीन में कुछ लोग थे, ठीक है, कैंटीन के लोगों को आपने बस पूछ लिया, कैंटीन में जो जो भी खाना खा रहे हैं, आपने उनको बोला कि whoever had finished their lunch please come and have a talk with us in this auditorium, कि मतलब कैंटीन के पास ऑडिटोरियम है, तो आपने ऑडिटोरियम में सबको बुला लिया और आपने उनसे ही सर्वे करवा लिया. सो दैट इज योर सैंपल. That may not be exact as a population, but it may represent the population. वो represent करता है population, कॉलेज के लेवल को represent करता है. ओके, सो दैट विल बी टाइम, लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस कॉस्टली. आप अभी अगर सबको कांटेक्ट करने बैठोगे तो सबको कॉल करना मुश्किल हो जाएगा. लेस टाइम कंज्यूमिंग, सबको कॉल करके करने से तो आपको 24 घंटा भी कम पड़ेगा दिन का. और लेस कॉस्टली, हर किसी के घर पे जाकर के आपको पूछना तो जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट? So, what is random sample? Random sample is collected when each item or member is chosen by chance. जैसे आपने जाके कैंटीन में जाके चूज कर लिया, तो वो member is chosen by chance. Now, a representative sample is a sample that accurately represents the population. Now, ये representative sample, अभी जो आपने जाके कैंटीन में जाके ये सर्वे किया है, that may be a representative sample because वो बच्चे वहां actually पढ़ रहे हैं. You just want the data that how many people are going to get placed from that college or what is the placement scenario of this college, ताकि आप इंटरनेट में आपका खुद का ब्लॉग बना करके डाल सकते हो कि इस कॉलेज में इतना प्लेसमेंट हो रहा है, इस कॉलेज में इतना प्लेसमेंट हो रहा है. तो आप इस कॉलेज में जाकर के जब आप पूछते हो, लाइक कंसिडर दिस इज अ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी कॉलेज है, ये दिख रहा भी वैसा ही है. सो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी कॉलेज, सो द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज अ सैंपल दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है. हमने क्या बोला था सबसे पहले कि आप कैंटीन में जाते हो, किसी से पूछते हो, तो वो इट मे नॉट रिप्रेजेंट एक्यूरेटली the population, but now it is actually representing or it's accurately representing the population. मतलब आपने एक ऐसा डेटा ले लिया, ऐसा सैंपल चूज कर लिया कि अगर आपने उस पे आपका एनालिसिस डाल दिया, मतलब दैट एनालिसिस इज वैलिड फॉर एंटायर पॉपुलेशन. ओके, सो सैंपल क्या होता है? सबसे पहले डिफिकल्ट होता है, ठीक है. पहले क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि आपको कैंटीन जाना पड़ रहा है और फिर आपको फिर लोगों को लेना पड़ रहा है. जब आप कैंटीन गए, आपने एक सर्वे ऐसा रखा कि ऐसा फिल्ट्रेशन रखा कि हर एक ब्रांच से 2 या 3 बच्चे आएंगे. सो इट इज डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि आपको हर एक पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करवाना है, राइट? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है वो. सो डिफिकल्ट एट फर्स्ट, नाउ इजी आफ्टर सम एक्सपीरियंस. स्टैटिस्टिकल वर्क डेटा विद इनकम्प्लीट डेटा. तो स्टैटिस्टिक्स टेस्ट वर्क विद इनकम्प्लीट डेटा, ठीक है. स्टैटिस्टिक्स किसके साथ काम करता है? इनकम्प्लीट डेटा के साथ काम करता है. पूरा कंप्लीट दे दिया तो वो तो दिख ही जाता है, मतलब ओनली मीन मीडियन से सब कुछ पता चल जाता है. तो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट जस्ट मीन मीडियन मोड, इट्स वेरी वेरी मच bigger than that. So mean median mode is just 1% or 0.1% of statistics actually. So easy after some experience. You can learn to do it when it becomes cheap and fast. So कैसा होता है? Then it becomes cheap and fast. तो कैसा होता है कि अगर आप पहले टाइम पे जब सैंपल आप ये करते हो, तो पहले टाइम पे आपको थोड़ा मुश्किल लगता है कि कैंटीन जाओ, सबको अरेंज करो, हर एक ब्रांच के 2-2 लोगों को ले लो
and then you just ask for some help with people, and then you just give them feedback कि sir ऐसा ऐसा है हमारा सर्वे का डिपार्टमेंट है and all, and now you want those people to give you the survey. मतलब आपने एक फॉर्म दे दिया उनको कि कितना प्लेसमेंट ऑफर मिलता है, how many offers did you get, how many kinds of companies came to you वगैरह. तो स्टार्टिंग में आपको मुश्किल जाता है, लेकिन आफ्टर सम एक्सपीरियंस, लाइक पहला साल हो गया, दूसरे साल में आप गए तो it would be easier. Statistical tests work with incomplete data. You are not expected to have all the data. Statistics क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमारे पास सारा डेटा नहीं होता है. अभी अगर महिंद्रा एक गाड़ी लॉन्च कर रही है, टाटा एक गाड़ी लॉन्च कर रही है, तो उसके पास जरूरी नहीं है कि सारे गाड़ी का डेटा हो उसके पास, कि कौन सा गाड़ी कितने टाइम पे कितने डायमेंशन के साथ कितने लोगों ने कैसा खरीदा इस गाड़ी को. ये डेटा हर एक गाड़ी का डेटा होना जरूरी नहीं है. इट जस्ट नीड्स एन अप्रोक्सीमेशन. So that's why we use statistics. Okay. So now why do we say it accurately represents population? Because we have done the filtration like that. ठीक है, हमने एक ऐसा filtration डाला है कि वो थोड़ा इक्विवेलेंट या फिर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को. मतलब मैंने अगर ये स्टैटिस्टिक्स में डेटा अप्लाई कर लिया तो मैं पॉपुलेशन के डेटा में अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 10 बच्चे को पकड़ा है, एक सर्टेन क्राइटेरिया, एक ये क्राइटेरिया मैं बताता हूँ कैसा कैसा रखना है क्राइटेरिया. तो ये 10 बच्चों को मैंने पकड़ा है, तो ये 10 बच्चों से मैं ऐसे क्वेश्चंस एंड आंसर्स कर रहा हूँ, ताकि मेरे को फिर ये 10 बच्चों से जो मेरे को सर्वे मिलता है, ये इससे प्लस माइनस थोड़ा परसेंटेज से वेरी कर सकता है पॉपुलेशन. आई मीन ये ऐसे तो मैं इसके 10 बच्चे मैंने पकड़े, बोले भाई तुम अपना अपना प्लेसमेंट वाले डिटेल्स दे दो कि कैसा कैसे हुआ है तुम्हारा प्लेसमेंट वगैरह, एंड फ्रॉम दैट स्ट्रेंथ एंड दैट एनालिसिस आई विल बी यूजिंग दिस व्हाट डू वी से, आई कैन प्रेडिक्ट द पॉपुलेशन डेटा कि कैसे होता है, कैसे मतलब कैसे स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं. ओके, so now fundamentals of descriptive statistics. So descriptive statistics can be descriptive statistics मतलब describing the statistics. हाँ, नाम ही लिखा है descriptive. ठीक है. Now वो descriptive analytics थोड़ा साइड में रख दो. Descriptive analytics is business analytics. I'll come to that later. But remember this is descriptive statistics. We are just describing the statistics. डिस्क्राइब करना है हमें स्टैटिस्टिक्स को. तो हम कैसे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? टाइप्स ऑफ डेटा में पहले फिल्टर कर दिया और मेजरमेंट्स लेवल्स. तो अभी हम पहले सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटा में जाते हैं. ठीक है, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल होता है. तो कैटेगोरिकल क्या होता है? ये सब सारे कंपनीज हो गए, ये लैम्बोर्गिनी हो गया, फोक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, होंडा, टोयोटा. तो ये सारे हो गए जो कैटेगरीज और ग्रुप्स है. तो यहाँ अभी अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं कि मतलब मैं नंबर में तो मेरे को मिलेगा नहीं कि कौन सी गाड़ी सबसे फास्ट है इनमें से. So you will say Lamborghini because it's fast, it's having some aerodynamics and all etc. So it will be Lamborghini. But I cannot get a number, right? मैं कोई कुछ भी पूछूं तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा मुझको. That is category. ये ग्रुप में आता है. Categories or groups. It's a group. If I ask any question, if I ask you like are you rich or not, you will say yes. Sorry, you will say either yes or no. हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है ना रिच का मतलब. ठीक है, ग्रुप भी हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है, कंपनी भी हर किसी के लिए डिफरेंट मतलब हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपने कोई एक गाड़ी देखा है होंडा का, आप उसको सोच करके होंडा बोलते हो. एक गाड़ी देखा होगा आपने बीएमडब्ल्यू का, उस गाड़ी को देख करके आप सो इट्स जस्ट अ कैटेगरी और अ ग्रुप. जस्ट अ ग्रुप. कैटेगरी मतलब ग्रुप. यू कैन नॉट गेट इट इन नंबर्स. सो यहाँ पीछे वाला जो है या कैटेगरिकल या न्यूमेरिकल. कैटेगरीज में आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल में आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं. सो यू कैन जस्ट स्प्लिट दिस थिंग एज कैटेगरी. ओके, आप इसको नंबर्स में लिख सकते हैं. रैंकिंग का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, रैंकिंग में भी ग्रुप ही आएगा इसका. ठीक है, तो ये ग्रुप्स में आएंगे. नाउ न्यूमेरिकल में क्या होता है? डिस्क्रीट होता है और कंटिन्यूअस होता है. ओके, सो आई होप एवरीबॉडी इज हैविंग लैपटॉप. सो व्हाट इज डिस्क्रीट? डिस्क्रीट बोले तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन सैट स्कोर. इसमें कैसा है, ये इधर आप बोल सकते हो कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर यू हैविंग या फिर हाउ मेनी चिल्ड्रन आर यू विलिंग टू हैव वगैरह. अगर ऐसा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, सो योर आंसर वुड बी नो चिल्ड्रन या फिर 1 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, 10 चिल्ड्रन, 15 चिल्ड्रन. मैक्स टू मैक्स ऐसा आप बोल सकते हो. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर स्टडीइंग अंडर यू, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गेटिंग टॉट बाय यू इन द ट्यूशंस या फिर लेक्चर्स. आप कितने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स दे रहे हो. यू जस्ट गिव मी अ प्रॉपर काउंट. सही है, यू जस्ट गिव मी प्रॉपर इंटीजर या फिर काउंट देंगे. और ये नेगेटिव में तो नहीं हो सकता. यू कैन नॉट डू इट इन नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं हो सकता. नहीं, -1 सर, -1 ऐसा नहीं बोल सकते. तो अल्टीमेटली इट शुड बी इधर 0 और ग्रेटर देन 0 एनी होल नंबर. लाइक you can just give me a whole number in this kind of questions. Okay,
Now you just see SAT score, okay? SAT score. So what is SAT score? SAT score मतलब जब आप 12th एग्जाम 12th का जो आपका बोर्ड होता है वो खत्म करने के बाद अगर आपको बैचलर्स फॉरेन में करना है, that is SAT. Okay, आप सिंगापुर में कर सकते हो, मलेशिया में कर सकते हो. SAT is accepted by many of the countries. It is accepted by 119 countries, I guess. 119 or 118 countries, I don't know. लेकिन वो एक्सेप्ट किया जाता है. सो अगर किसी और को भी यहाँ आना है, मतलब इंडिया में अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना है, एनआईटी या फिर आईआईटी, if he is non-resident of India, so he can just come, he can just give the SAT exam, and according to the score, he'll get allotted NRI, NIT or IIT, since he's a non-resident. Okay, he's not living in India, so he can accept that, he can give that exam and he can join the college. तो इसमें अगर मैं आपको स्कोर पूछता हूँ कि आपको SAT में कितना आया, तो सैट में कैसा होता है कि मिनिमम आपको मतलब 1000 से तो 1560 के ऊपर रहना पड़ता है in order to get passed. So I'm just giving an assumption, हर साल वैरी करता है. So like 1560 आप नंबर्स ही बोल सकते हो, इसमें आप ऐसे 1560.45 ऐसा नहीं बोल सकते. तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सो यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन में भी आप ऐसा नहीं बोल सकते 1.1, 1.5, 2.3, 2.5, ऐसा नहीं बोल सकते हो, आप कोई एक नंबर ही बोलोगे. सिमिलरली इन सैट स्कोर यू जस्ट गिव मी अ नंबर. 2400 है, 3000 है, 3100 है, 3400 का एग्जाम होता है, यस. सो आप कोई नंबर ही बोलोगे. जेई में कितने आए, हाँ मे बी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन लाइक अंडरस्टैंड कि सीईटी में कितने हैं, तो आप कोई नंबर ही बोलोगे ना. यू कैन नॉट गिव मी डेसिमल काइंड ऑफ थिंग कि 0.5 ऐसा नहीं, कुछ नहीं बोल सकते आप. डेसिमल में तो दे ही नहीं सकते आंसर. लेकिन व्हाट अबाउट कंटिन्यूअस डेटा? कंटिन्यूअस डेटा इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट. तो अभी अगर आप वेट मेजर करने गए, तो अगर आपका वेट है 68 kg, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका वेट अगर है 68.234, 2233, 122, 378, 11, 99 समथिंग 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 kg, फिर भी वो आपको वेइंग मशीन कितना बताएगा? 68 kg. इट्स अ नॉन डेसिमल काइंड ऑफ, ये ऐसा वेइंग मशीन है जिसमें डेसिमल नहीं दिखता है. कुछ कुछ वेइंग मशीन में डेसिमल दिखता है, अप टू टू प्लेसेस या फिर 3 प्लेसेस तक दिखता है, लेकिन इसमें जो होता है इसमें डेसिमल नहीं दिखता है. सो इट विल जस्ट गिव यू एन इंटीजर. लेकिन एक्चुअल वेट आपका ऐसा है, दिस इज योर ओरिजिनल वेट. ये जो है ना, ये आपका ओरिजिनल वेट है. कंसिडर करो कि आप भागने लग गए थोड़ी देर के बाद, लाइक आप जिम जा रहे हो शाम 5:30 या फिर 4:30-5 बजे के आसपास आप जिम जा रहे हो, अपने वेट मेजर किया, और उसके बाद यू आर टेकिंग 2-3 राउंड्स इन द ग्राउंड, लाइक जो आसपास कोई ग्राउंड है और आप भाग रहे हो. सो आप स्वेट कर रहे हो, तो अगर एक एक ड्रॉप ऑफ स्वेट का जितना आप मास कंसिडर करते हो, सो दैट वुड बी नेग्लिजिबल. लेकिन उसका भी जो मास है वो आप उतने अपने बॉडी से निकाल रहे हो, सो दैट वोंट बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर बिकॉज दैट इज नेग्लिजिबल मास. तो अगर आप कितना भी भाग लो या फिर ये कर लो, मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है, ये इतना यहाँ तक का डेटा जा सकता है, ये यहाँ तक का जीरो पे आ सकता है अगर आप पसीना मतलब आपने स्वेट लूज किया वगैरह तो. बट स्टिल it may be negligible, but still it is a number. So you cannot give me the exact what is your weight right now. आप नहीं बोल सकते हो. आप सांस अंदर ले रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो, तो अंदर ले रहे हो तो सांस का थोड़ा सा वेट मतलब आप अंदर ले रहे हो, राइट? इट्स हैविंग सम वेट. या फिर आप ज्यादा मतलब अभी पानी पी रहे हो तो उसका भी थोड़ा वेट है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, लेकिन वो है. इट इज नॉट लाइक इट इज नॉट देयर, इट इज देयर. सो that is the thing that I want to say over here. But just remember that your weight can be this much. And one more example, if you ask me like what is the GDP या फिर ऐसा अगर आप पूछोगे तो वो भी बहुत डेसिमल अमाउंट्स में जाएगा. You cannot give me 1 crore, 2 crore, 4 crore, ऐसा नहीं बोल सकते आप. वो 4 crore 87 lakh 63 point something 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 something, this is the share of Maharashtra in India. ऐसा आप बहुत डेसिमल्स लगेगा ना. लाइक आई जस्ट वांट टू से दैट इट इज यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इट इन अ इंटीजर वे, और इंटीजर वे में ये गलत हो जाएगा. लाइक यू कैन नॉट गिव मी द, दिस इज नॉट अ प्रॉपर आंसर, जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन. इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको आपने राउंड ऑफ किया है, ओके, यू हैव जस्ट राउंडेड ऑफ. सो यू कैन नॉट गिव मी द प्रॉपर आंसर लाइक कितना आपका वेट है, कितना आपका वेट नहीं है. तो मैं अगर आपको पूछा कि अगर आप लेस देन 70 हो, यू मे से यस. But if I ask you, are you less than 68.34? Then you will say yes. But if I ask you, are you less than 68.23? You will say no, because यहाँ ये जो ये यहाँ तक का क्राइटेरिया आपको पता है, यहाँ तक का क्राइटेरिया आपको नहीं पता है. 68.23, it may be more, it may be less. ये सेम 68 kg कब दिखाएगा? जब आपका 67.9988 ऐसा भी रहेगा.
67.9988 ऐसा ऐसा भी रहेगा ना, तो भी वो आपको 6080 दिखाएगा, because it's just an approximate amount, so you cannot give a proper value. So that is what continuous data is. Continuous data can never end. Okay, like similar way अगर आप किसी चीज का परसेंटेज ये कर रहे हो, like it's a pie, pie अगर है उसका अगर आप फ्रैक्शन देखना चाहते हो कितना है, तो it will go on, मतलब वो बोलते ही जाएगा. And remember one thing, it has units. Okay, आप कोई चीज को मेजर कर रहे हो, it has units. Similarly जीडीपी में भी यूनिट्स होता है रुपीज पे, ठीक है. सो इट हैज अ यूनिट्स. तो अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेबल, आप स्केल से मेजर करके बोलोगे कि 30-50 सेंटीमीटर है, 50 बाय 30 वाला टेबल है मेरे पास और मैं उसी पे लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ. लेकिन इफ यू मेजर इट परफेक्टली, perfect measurement is not possible. First of all, every instrument has some error. Okay, units and measurements में आपने पढ़ा होगा 11th 12th में. So every measurements has some error which we cannot neglect. Okay, आप वर्नियर कैलिपर से कर लो, स्केल से कर लो, थ्रेड से कर लो, स्क्रू माइक्रो गेज से कर लो, तो उससे कितना भी कर लो एरर तो मिलना ही आपको, like 0.01% कुछ तो एरर आएगा ही आएगा. So you cannot give me the exact data कि आपका 30/50 है, it can be 49.998888 और दूसरा वाला जो होगा वो आपका जो ब्रेथ होगा वो भी 29 पॉइंट समथिंग हो सकता है, फिर 30.1 30.001384 ऐसा भी हो सकता है. सो इवन दैट एज अ यूनिट एंड दैट आल्सो कैन बी काउंटेड एज कंटिन्यूअस डेटा. जो डिस्क्रीट है उसको क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ फिंगर्स इन योर हैंड, दैट इज 10, नंबर ऑफ फिंगर्स ऑफ योर लेग्स और दैट इज अगेन 10. सो यू जस्ट वो एक इंटीजर मिलता है. यू कैन नॉट गिव अरे हाँ ये छोटा है तो इसको मैं आधा मानता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है. ओके, जैसे आपका लास्ट जो फिंगर होता है वो छोटा होता है, तो यू कैन नॉट से दैट नहीं इट इज जस्ट 3/4 ऑफ द लाइक 3/4 या फिर क्या बोल सकते हैं 4/5 ऑफ द बिगेस्ट फिंगर, सो मैं उसको 0.8 समझता हूँ, नहीं, इट इज अ काउंट. Similarly, if I ask number of children you teach या फिर number of children you have, you are father or mother of how many children, अगर मैं how many children अगर मैं आपको ऐसा पूछता हूँ तो then you will be just giving me integer value कि हाँ I have 2 or 3 children, I have 2 or 3 children, I have 3 students who are under me, who are actually taking guidance from me. So मैं भी अगर अभी बोलूँ तो only 14-15 students are attending this lecture या फिर 3-4 students are attending this lecture, so that could be discrete, but this is continuous. Okay, so let us proceed then. So as I said, discrete और continuous में difference ये है number of children और weight. ठीक है, एक आदमी का अगर आप weight देखो और वो भी अगर आप कोई सब्जी वगैरह कुछ खरीदने गए तो अगर आप weight measure करते हो, it is not an accurate data. वो accurate weight नहीं है, उसमें जो दिखता है 1.4 हम बोलते हैं हाँ ठीक है ये 1.5 किलो के आसपास है, हम बस ऐसे approximation लगा देते हैं, लेकिन actually है वो थोड़ा सा अमाउंट है जो मतलब आप एग्जैक्ट नहीं है वो जो आप देख रहे हो. ओके, सो नाउ लेट अस गो फॉर मेजरमेंट्स. मेजरमेंट्स में क्वालिटेटिव आता है, क्वांटिटेटिव आता है. क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव में नॉमिनल और ऑर्डिनल होता है. सो व्हाट इज नॉमिनल डेटा? नॉमिनल डेटा दैट मींस अगेन ग्रुप्स नंबर्स आप बोल सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट पुट इट इन ऑर्डर. आप इसको ऑर्डर में डाल ही नहीं सकते. अभी मैं आपको बोलूं कि ये देखो ये विंटर है, या ये विंटर है, ये समर है और रेनी है, आप इसको ऑर्डर में पुट करो. यू कैन नॉट पुट, मतलब मैं अल्फाबेटिकली पुट नहीं करने बोल रहा हूँ, यू कैन नॉट पुट इन ऑर्डर. आप इसको रैंक नहीं कर सकते हो कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है वगैरह. सो इट इज इफ आई से लाइक 0 दे दो मेरे को, तो यू कैन नॉट गिव मी अ 0 काइंड ऑफ अ थिंग ओवर हियर. ओके, सो यू कैन नॉट पुट इट इन ऑर्डर. कोई एक ऑर्डर में आप डाल नहीं सकते हो इसको. नेदर आप ये ग्रुप्स को एक ऑर्डर में डाल सकते हो कि व्हाट इज कौन से ऑर्डर में डाल दिया आपने. If I ask you, you cannot give me a proper detail. Okay. One second. Yeah. So ordinal. Ordinal में क्या होता है? Follow strict order. अगर मैं आपको पूछूं कि आप अपने अभी आपने जो लंच किया जिसकी वजह से अभी आपको probably नींद आ रहा होगा, so how would you rate your lunch? आपका लंच कैसा था? Disgusting, बिल्कुल अच्छा नहीं था, unappetizing, अरे यार डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है ठीक से, न्यूट्रल, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, ठीक है खाने लायक था, टेस्टी, बहुत मजा आया, डिलीशियस, मैं तो मजा आ गया यार, वो तो खाते ही मतलब मेरे को और खाने का मन कर रहा था लेकिन खत्म हो गया. तो दिस इज क्वालिटेटिव ऑर्डिनल. व्हाट इज दिस इज क्वालिटेटिव ऑर्डिनल. ये ऑर्डर में है, ये अभी ऑर्डर में है, कौन सा बुरा कौन सा अच्छा वो आपको दिख रहा है. मतलब अगर मैं यहाँ स्टार रेटिंग भी डाल दूं कि ये 0 स्टार है, ये 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, या फिर ये 1 2 3 4 5 स्टार है, तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, कैन पुट इट इन ऑर्डर.
ठीक है, इसको ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा मैं ऑर्डर में डाल सकता हूँ, लेकिन सिमिलरली यू कैन नॉट पुट दिस इन ऑर्डर। ये सबके लिए सेम ऑर्डर फॉलो करेगा, मेरे लिए भी आपके लिए भी। हाँ मे बी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मे बी मैं हैबिचुएटेड हूँ बहुत टेस्टी खाना से, तो मेरे को अगर आपने वो छोटा थोड़ा सा कम मतलब टेस्ट वाला खाना दे दिया तो मैं सीधा अनएपेटाइजिंग या फिर न्यूट्रल बोल दूंगा, लेकिन वही खाना आपको टेस्टी लग सकता है। लेकिन ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर एक दो जन के लिए वेरी कर सकता है, लेकिन आप इसको कौन से ऑर्डर में डालोगे, विंटर समर रेनी, आप इसको ऑर्डर में डाल ही नहीं सकते, इट्स नॉमिनल डेटा। ओके, सो नाउ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में क्या है, इंटरवल और रेशियो। इंटरवल क्या होता है और रेशियो क्या होता है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन राइट नाउ। सो या इंटरवल, इंटरवल में क्या होता है, डज नॉट हैव ट्रू जीरो, रेशियो हैज अ ट्रू जीरो। इंटरवल बोलूं तो टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर में जीरो नहीं होता है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं होता है राइट अवे, पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। लेंथ, तो अभी अगर आप समझो कि मैं अगर जीरो लेंथ बोल रहा हूँ तो इसको मैं जीरो कंसिडर कर सकता हूँ कि अगर उस लेंथ ही नहीं है, मैं बोलता हूँ कि लेंथ ऑफ एयर मेजर करो, यू से जीरो, योर इनफाइनाइट, बिकॉज इट इज नॉट, आई कैन नॉट मेजर इट, उतना है कि मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लूं मैं लेंथ तो मेजर नहीं कर सकता उसका, सो इट विल जस्ट से जीरो। अगर मैं यहाँ पूछूं कि इसका लेंथ कितना, यू विल बी गिविंग सम अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 10 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट एवर द लेंथ वुड बी, बट यूनिट है, ये याद है, यूनिट। और ये 12 सेंटीमीटर क्यों है, 12 सेंटीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू दिस जीरो, विथ रेस्पेक्ट टू दिस जीरो, हाँ, ये उस जीरो के विथ रेस्पेक्ट टू है, मतलब ये 12 सेंटीमीटर उस जीरो से बड़ा है। ओके, लेकिन यहां आप जीरो नहीं बोल सकते हो। सी इफ आई से एब्सोल्यूट जीरो, ये क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर मैं बोलता हूँ, so it would be like minus 273.15 something like that डिग्री सेल्सियस। okay? ये डिग्री सेल्सियस हो गया, आप यहाँ जीरो डाल ही नहीं सकते, ऐसा इंटरवल, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, यहाँ मैं जीरो बोल रहा हूँ मतलब जीरो mm इक्वल्स टू जीरो मीटर इक्वल्स टू जीरो किलोमीटर इक्वल्स टू जीरो हेक्टोमीटर इक्वल्स टू जीरो डेकामीटर डेसीमीटर मिलीमीटर माइक्रोमीटर एक्सेट्रा, यहाँ जीरो मतलब उसका वैल्यू। यहाँ मैं जीरो केल्विन बोलूं तो फ़ारेनहाइट में अलग आएगा, सेल्सियस में अलग आएगा। अगर मैं जीरो डिग्री सेल्सियस बोलूं तो 273.15 केल्विन आ गया, अगर जीरो डिग्री सेल्सियस बोलूं तो 273.15 आ गया। So you cannot give me absolute zero over here. So true zero यहाँ हो ही नहीं सकता। Since these numbers don't have units, ये दोनों में आते हैं, इंटरवल में भी ले सकते हो और रेशियो में भी ले सकते हो, लेकिन उसका कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर मैं 8.8 के बाद सेंटीमीटर डाल दूं, so it is with respect to 0 सेंटीमीटर। ओके, 8.8 सेंटीमीटर मतलब 8 मिलीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सो मतलब अभी अगर मैं 0 सेंटीमीटर बोलता हूँ, so it would be 0 सेंटीमीटर 0 मिलीमीटर, because I'm not giving you any 0.1 या फिर 0.2 ऐसा कुछ दे रहा नहीं है, I'm just giving you a 0, so that will be equal to 0, मतलब there is no length, absolute 0। लेकिन टेम्परेचर में एब्सोल्यूट नहीं होता है, आप अगर जीरो केल्विन डालो तो जीरो वो फ़ारेनहाइट में अलग आएगा, वही जीरो आपको सेल्सियस में अलग आएगा। सो यू कैन नॉट हैव अ प्रेडिक्शन कि मतलब यार अभी एग्जैक्ट जीरो कौन से कंटेक्स्ट पे बोलूं मैं। ओके, यू कैन नॉट मेजर एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर, दैट इज द इशू। Do you know how to draw these charts? Wait a second, I'll just draw it again in front of you. Please don't copy it, try to do it. If I say Audi, if I say BMW, and if I say Mercedes, okay, so some dream cars, I'm just telling you, dream companies, dream cars, whatever you want to say. So here frequency, so what is frequency? Frequency is amount of cars that is being sold, whether with respect to every year or whether it is not. So why do we use this? Because representation of categorical variables. So what is categorical variables? I have explained it here, right? कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल ग्रुप्स को हम कैटेगरी में मेंशन करते हैं, फ्रीक्वेंसी उसको हम फ्रीक्वेंसी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सो यहाँ मैंने वो नंबर्स मैं कॉपी करता हूँ, या फिर यू कैन कॉपी एनी अदर नंबर इफ यू वांट, 124, 98 and 113, okay, 98
113. So I just want a total over here. Okay. So what I do, I just put equal to equal to sum. So if I put sum over here, then if I select entire this, and if I just close the bracket, I'll get the total. So the total is 335. And if I want to calculate what I've calculated over here, yeah, if I want to calculate relative frequency, so if I want to know what is relative frequency, okay, so how do we calculate that? So relative frequency is given by this number divided by this number. So how much percentage is the market share for Audi? Market share iska kitna hai? So if I want to see the relative frequency, so before seeing relative frequency, let me consider and draw a bar chart first. Okay, मैं यहाँ जाता हूँ, insert recommended charts, and over there I'll just choose a bar chart and I'll just make it. Okay, so this is the bar chart की frequency की Audi का इतना frequency में गाड़ी बिकता है, BMW का इतने frequency में बिकता है, Mercedes का इतने frequency में बिकता है. So are you getting it? Like this is the same chart that I've come here over here. So now if I want to draw pie chart, so if I want to insert a pie chart कि मतलब pie chart use कर रहा हूँ, यहाँ तो percentage नहीं आ रहा है, हाँ मेरे को percentage चाहिए था. I just go over here. I just go over here and I put this. तो मुझे percentage भी आ गया, 34%, 37% and 29%. So this is a pie chart. ये हम R में भी बनाएंगे pie chart similarly, but not right now. But we will be doing it afterwards. So you just make your Excel skills a bit stronger right now. Then we'll proceed. Okay. Frequency. So frequency में ये आ गया. तो अभी relative frequency के लिए हमें क्या करना है? I just want to calculate what percentage of Audi has the market share. कि मतलब Audi का कितना percent market share है. So what I do is equal to I just select this. I just select divide by button. Then I just select the total. Okay. Then I close the bracket. I mean, I just then again open the bracket and I just multiply it by 100. Okay. So now I'll just get 37. So if I drag it, I may get some sort of this kind of thing. Okay. ये क्यों आता है? क्योंकि मैंने सेल को लॉक नहीं किया. What do you mean by cell locking? अभी अगर मैंने B4 by B8 यूज किया है, so what it will do? B5 by B9 और ये B5 by B10 क्योंकि B9 जो कॉलम है, is everyone getting it? Or else I need to tell you everything from scratch. Just give me a hint. Like, is everyone getting it or where is it? Yeah. Is everyone getting this? Or am I going too fast? Okay, Mr. Omkar has no issues with this. He is telling he's getting it. But I want reply from everyone because hardly anyone is having. So Miss Shobika now, Shobika ma'am now came in by logged in via laptop. And then Miss Rupali is there, Miss Vaishnavi Vatpule is there. So no issues. Okay. So I can proceed. Okay, I got enough responses. So getting this right, how to make a pie chart, how to make a bar chart and all. Okay. So why it is showing this? तो मैंने इसको cell lock नहीं किया because I want with respect to this, I want with respect to this. So what I do, यहाँ जो formula है, यहाँ इसको तो मैं delete कर देता हूँ सबसे पहले. I just dragged it right. तो उसने उसके हिसाब से पकड़ लिया. So मैं यहाँ क्या करता हूँ? I'll just put a dollar sign क्योंकि मुझे B8 तो common है मेरा. I have logged this. Okay, मैंने इसको lock कर दिया. So now if I drag it, now it is giving me 0 over here because I dragged it more. So यहाँ मुझे percentage तो मिल गया, लेकिन ये अभी इतना decimal में है, continuous value दे रहा है, अभी मैं क्या करूँ? मुझे अभी round off करना पड़ेगा, right? So I'll just put round, okay? Just put this round, and now it is asking for a criteria, okay? So now it is asking for a criteria. तो मैं यहाँ एक और extra bracket डाल देता हूँ. I'll go till 100. I'll just put over there 0. If I put there, it is giving me an integer. Okay. Similarly, if I put नहीं मतलब अभी instead of putting it, मैं इसको cancel कर देता हूँ. Again इसको cancel कर देता हूँ. And then I'll just drag it. हो गया ना? So if you just calculate it, it will be 100%.
37, 29, 34. That is what we got in pie chart. 37, 29, 34. Mercedes का 34% शेयर है, Audi का 37 है, BMW का 29. We got this in the pie chart. लेकिन अभी हमें क्या करना है? अभी हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हो गया, अभी हमें ये पैरेटो चार्ट निकालना है. तो व्हाट इज अ पैरेटो चार्ट? So Pareto chart. Just move it over here. Okay. So Pareto chart के लिए हमें cumulative kind of thing चाहिए होता है. लेकिन we can directly make a Pareto chart, then we'll put it in the Excel. तो ताकि आपको थोड़ा जल्दी समझे. So where is statistical graphs? Is this a statistical graph? Where is the statistical graph? Yeah. Now if I put a Pareto chart, तो ये कौन से बेसिस पे लाइन इसने बनाया? Can anybody tell me कौन से बेसिस पे ये लाइन बन गया? I'll just zoom out a bit ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए. ये कौन से बेसिस में ये चार्ट बन गया? Can anybody tell me? I mean पहले Audi था, फिर BMW था, फिर Mercedes था. ये ऐसे कैसे बन गया अभी? Can anybody tell me in the chat? Please reply in private. I want responses from everyone. ये पैरेटो चार्ट ऐसा कैसे बन गया? क्या ये गलत है कि सही है? अगर सही है तो ऐसे क्यों बन गया? गलत है तो क्या होना चाहिए? Yes, Miss Vaishnavi. Hello. It is showing the decreasing graph. Okay, but I'm talking about this line. Constant decrease. I'm talking about constant decrease. No. I'm talking about this line. ये line है. You're talking about this bar chart. It is constantly decreasing. Okay, I agree with that. But I'm talking about this line. Orange line दिख रहा है ना? I'm talking about this. So please tell me. So now I'll explain you how did it come. If I put cumulative frequency, I'm doing it right spelling, right? Cumulative frequency. Okay? अगर मैं cumulative frequency डाल रहा हूँ, don't know what happened. Oh my God, not responding. Yeah. So now it is happening. Okay. So यहाँ जो हो रहा है 37 this value I'll just put it again equals to what shall I say, equals to sum of this plus this. If I say like this, so it is showing error, right? लेकिन हमें वैसा ही करना है कुछ, so जुगाड़ करना है. So I'll just put it as a 0 for some time. यहाँ मैं 0 डाल देता हूँ. Okay. And now I'll just tell you कि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना मार्केट. अभी समझो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो दुनिया में मतलब अभी मार्केट में कोई गाड़ी आया ही नहीं. ओके, तो ये मेरा पहला नंबर है प्लस दिस नंबर. सो नाउ आई वोंट बी लॉकिंग इट क्योंकि हर कोई रिलेटिवली जा रहा है. सो नाउ दैट विल बी 37. नाउ इट इज गिविंग मी 66, 63. Why it is giving me 63? Because now it should get added with 29. So that means that this should be 37, then 37 plus 29, it is 66, then 66 plus 34 should come. Okay, so it should be like, so I'm just modifying the formula. मैं जानबूझ के कर रहा हूँ. Okay, are you getting it? कि क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि वो वैल्यू ऐसा डालना है हमें. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम खुद से फॉर्मूला बना रहे हैं. Okay. So now here it will be 37. Okay. 37 plus 29 would be 66. 66 plus 34 would be 100. So that is what I want. तो अभी इसके लिए हम फॉर्मूला कैसे लगाएं? थिंक इन अ एक्सेल काइंड ऑफ अ फॉर्मूला वे. ओके, सो अभी पहला 37 है, उसके बाद इसको दूसरे वाले को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके विद रिस्पेक्ट में उसके बाद वाले को ऐड करना पड़ेगा.
So it should be like here, what shall I do is equals to sum, okay, this number plus this number. Okay, मैं बस ये तीन वैल्यूज में करके दिखा रहा हूँ. If I plus control, if I do this, I'm getting it 100. Why am I getting it 100? Are you able to understand, students, that I am purposely making mistake in order to teach you? Like ये ऐसा अगर कोई ऐसा सा करता है 37 फिर 29 फिर 29 34 ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा गलत होता है. हमें लास्ट में वैल्यू 67 आ रहा था, राइट? 63 आ रहा था, सॉरी. क्यों 63 आ रहा था? It just calculate 29 and 34. It missed out this value. So now अभी ये cumulative frequency हम क्यों निकाल रहे हैं? 37%. So Audi owns 37%. Cumulative, नाम ही उसका cumulative. Pareto charts cumulative में बनता है. This is the percentage. Are you getting it? This is the percentage. Okay. Audi का कार 37% का market share है. Audi plus BMW will give Audi plus BMW will give 66% of the market share. Audi plus BMW plus Mercedes will give 100% market share. This is cumulative frequency. This is Pareto line. This is Pareto chart. So it is mentioning, okay. ये Pareto line बोल रहा है, देखो. So is this clear? Till here everything is clear, right? Okay. Yeah. So the population is being denoted by capital N because it is the parameter, and the sample is small n, and statistics is more related to sample rather than population. Okay. So I just gave an example of university that you need to go to every student's house, you have to take data from that, and that's from the population. If you go to the students who inside the college, you will just find that who is actually getting placed or who is not getting placed. That cannot be the population. Okay. So we have taken the points that population are hard to find, define, and observe. So that's why we prefer sample. Okay, because sample is less time to contact, less time consuming, less costly. Okay, and it gives an approximation to the population. A random sample is collected when each item or member is chosen by chance. एक chance मतलब ऐसे ही, मतलब choice कर लिया मैंने ऐसे ही, मतलब तुक्के से मैंने कुछ choose कर लिया, तो उसे random sample बोला जाता है. लेकिन representative sample उसे बोला जाता है जो actually हम सोच समझ के चुनते हैं, like in which it accurately represents the population. Okay, it accurately represents the population. Sample difficult at first, easy after some experience. Okay, statistical tests work with incomplete data. If you have all data, then you don't need any sort of statistics. You don't have all the data, that's why you need statistics. Fundamental of descriptive statistics. This is a big topic. This fundamental of descriptive statistics, then estimators will come, etc. But now, hope everyone is aware of this. Okay, continuous data is like this. You cannot have exact measurement. There is some deviation. Discrete means number of children, and continuous means kind of a weight or kind of, you can say, distance. अगर मैंने 100 मीटर बोल दिया तो वो 100 पॉइंट समथिंग समथिंग हो सकता है. Types of data. Now measurement levels. So qualitative, quantitative, nominal, ordinal. तो हमने nominal देखा, ordinal देखा. Okay, now we are more interested in interval and ratio. So interval and ratio भी देख लिया था हमने, लेकिन अभी हम ये देखेंगे. We'll just go into the numerical one. Hope you know that numerical one was over here, somewhere here. Yeah, numerical. So now we are more interested in numerical. Exactly what is going on in numerical. क्यों हम category बना करके numerical में analysis क्यों कर रहे हैं? So I'll just go through this. So you just see frequency distribution table. So I'll just do it from start. I just did it to just show you. Okay. So okay, so this will be frequency distribution table. Okay, yeah. So here I'll be putting data set. I'm just putting this value. Okay. Oh my God.
Yeah. So this I'll be putting it, and ultimately we have got the data set. अभी अगर मुझे frequency देखना है सबका, ठीक है, अगर मुझे frequency देखना है सबका, तो कैसा होगा frequency इसका? हर किसी का एक एक ही आएगा. 1 is occurring one time, 9 is occurring 9 is occurring one time, 22 is occurring one time, 24 is occurring one time, then 32 is occurring one time, 33 is occurring one time. So everything would be 1 1 1 1 1 1 1. Okay, so everything would be one time. तो हम इसमें एनालिसिस कैसे करेंगे? हम एनालिसिस कैसे करेंगे? सिंपल, विल बी टेकिंग इंटरवल्स. ओके, सो हम इंटरवल्स ले लेंगे. इंटरवल्स, अभी एक स्टार्ट वैल्यू लेता हूँ. सो हाउ डू यू कैलकुलेट इंटरवल? हाउ डू यू कैलकुलेट इंटरवल? Anybody in the message box? How do we choose interval? 9 to 10 parts of total data set. Okay, so how many values are there? Like 6 to 25. Like if you count, there are 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So there are 20 data sets actually. So we calculate interval based on the biggest value. Since this should be arranged in order, ना, ये सबसे पहले order में डाल देना है. तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है? ये 100 माइनस सबसे छोटा वाला वैल्यू. And how many interval points do we need? 1 to 5, 5 to 10, 15 to 20, whatever you want, you can do it. Okay, so I'll just go for 5. So what happens is, no, one second. What happened actually? Sorry, yeah, I just divided by 5. Yeah, so divided by the number of interval parts you need. हम एक part में divide कर रहे हैं. Are you getting it? Like wait a second. ये पहले के 5 एक part हो. Kind of. I'm just giving an example. हम वैसा नहीं कर रहे हैं. Like I'm just dividing it into parts. तो ये numbers है, okay? तो मैं 1 to 5 के बीच में कौन से numbers हैं, कितने हैं, ये मुझे देखना है. Okay, so मैं बस 5 parts में divide कर रहा हूँ. So how much it would be? It would be coming around 19.8, but we'll be just rounding it off. Okay, we'll be just rounding it off. We'll be rounding it off. Okay, so it is asking for number of digits. Okay, so I'll just put 0. So it is giving me 20. This is being rounded off to 20. तो मुझे 20 का डेटा सेट चाहिए, मतलब 20 के रेंज का चाहिए. एक एक 20 के बीच में कितने कितने डेटा आ रहे हैं. तो 1 to 20, 21 to 30, like that. I just need like that. Okay, so sorry, yeah. So here it would be interval start. Okay, okay, and here it will be interval end. Okay, and frequency. This would be a frequency distribution table. Okay, and then it's percentage, or you can say cumulative kind of thing. I have mentioned this over here. It's the relative frequency. The word would be relative frequency. Okay, so this is it. I just put everything in some sort of. Sorry. Yeah. So now, so that it will be clear. So interval start would be 1. Okay, then it would be end would be 20. Okay, then it will be again starting at 21, then 30. Okay, 31, 40, 41, 50, 51, 60. So like this. Okay, just give me some time and I'll just go to there.
So here I have done it everything. Like, okay, I have taken it 2020, right? Why am I putting it over here like this? Okay, sorry, there was a small confusion. I have put here 20, but I got confused that we can even take 10 if we want, but still, to make it easier, I'm just referring that. So 41 to 60, 61 to 80, 81 to, क्योंकि मुझे 5 फ्रीक्वेंसी चाहिए था, मुझे 5 इंटरवल का चाहिए था, 5. So I just got 1 2 3 4 5 interval start and end. Okay. So how much frequency? 1 और 20 के बीच में कितना है? 1 हो गया और 9 हो गया, so it will be only 2. Okay. 21 to 40 के बीच में कितना है? 1 2 3 4, it will be 4. Okay. So it will be 4. Okay, here it will be 4. Then comes 41 to 60. 1, 2, 3, 4, no, 1, 2, 3. Okay. So instead of putting values like this, we can directly make a graph. Okay. तो हम एक ग्राफ बनाते हैं. We'll make a histogram. You know what histogram is? This is histogram. यहाँ लेकिन इन्होंने frequency 1 to 39 लिया है. But we don't want it till 1 to 39. We want 1 to 20. एक एक करके हमें डेटा चाहिए. So I would like to have 5. So it has given me this kind of value. So if you see, the first one is having till 2. Second one is having till 4. Third one is 3. So 41 to 60 would be 3. Okay. And 60 to 61 to 80 would be how much? 6. Okay. And 80.2 to 100. So what would be 80.2 to 100? How much it is? 5. Okay. So ये अगर मैं total करूँ, this should give me 20, right? Is this giving me 20? Yeah, it's giving me 20. Okay. So this will be 20. So then this will be, what is relative frequency? The share, the percentage it is having out of this. हमने पिछले इसमें भी किया था. Like this would be equal to this value, okay, divided by the sum, okay, sum of entire value. And this will, I'll just log this cell by putting dollar sign near it. So it is 0.1. So it is giving me the share. So how do you calculate 3 by 20? You give me 0.15. Okay. So if I put 3 by 20, it will be 0.15, right? 3 by 20, 6 by 20, 5 by 20. So this is the thing. So if you add all this, it will be giving you 1. Okay. Sabka sum aayega 1. So this is the thing, that how data is distributed. To see how data is distributed, we need to make a histogram. Okay. And now I have also proceeded with the thing, like there are many kinds of charts, bar chart, this thing, that thing, everything would be taught to you today. So don't worry, I'll be teaching you everything. Okay. So now we'll be moving to measures of central tendency. Okay. Asymmetry or variability, you say. What is central tendency? Central tendency only consists of mean, median and mode. Okay. और कुछ नहीं होता है central tendency में, mean, median and mode. So what is mean? Mean means average. Median means the mid part. अगर हमने orderly arrange कर लिया तो n+1/2 या फिर n/2 जो value आता है वो median होता है. And what is mode? Mode is the number that is being repeated most number of times. That is mode. Okay. Then mean is simply called as mean, or I can say it as average. So it is called as mean, it's average, and it is population. Okay. Population के लिए हम क्या करते हैं? Mu use करते हैं. Sample के लिए हम x bar use करते हैं. Okay. And
how to calculate mean. This is the formula, everybody knows it, right? कि number of values जितना है उतने बार हम ऐड करते जाएंगे और n divided by number of values. So that is the average, that is the mean. By adding up all the components and then dividing by the number of components, that is mean. Okay. Now the main problem with the mean से problem क्या आता है? Outliers. So I'll discuss what is outliers. उसके पहले हम ये देख लेते हैं बार चार्ट कैसे बनता है and what is this? This is scatter plot. So what is outliers? I'll explain you over here. ठीक है? So cross table. What is cross table? Cross table is nothing but a bar chart. Bar chart and cross table is same. Okay? तो अभी मैंने एक टेबल बनाया है. ये I think I can delete this. Okay. So if I want to make a bar chart, see this is the table. Okay, investor A 96, 181, 88. इसने stocks में 96 डाला है, bonds में 181 डाला है, 88 आपने ये real estate में डाला है. इन्वेस्टर बी ने 185 स्टॉक्स में डाला है, बॉन्ड्स में सिर्फ 3 डाला है और रियल एस्टेट में 152 डाला है. इन्वेस्टर सी, यू कैन सी द वैल्यूज. ओके, सो मैं बार चार्ट बनाता हूं इसका. जस्ट गो ओवर हियर, just giving me more statistical charts. So I'll go for bar chart. Okay, तो ये बार चार्ट हो गया. बार चार्ट ऐसा भी हो सकता है, यू कैन रोटेट इट, मतलब ये ऐसा ऊपर ऊपर भी आ सकता है. दैट इज द वे बार चार्ट इज. इसमें हमें डेटा विजुअलाइजेशन पता चलता है कि कौन सा डेटा किधर है. ये देखो पहला वाला जो था जो मैंने 1 2 3 करके रैंक किया है, सो इट इज लाइक 50 से 100 के बीच में किस किसने इन्वेस्ट किया है. सो अब देखोगे ये ब्लू वाला मींस द रियल एस्टेट. सही, फॉर एग्जांपल दिस गाय, द स्टॉक्स गाय. Okay, he is doing it. Okay, and the gray one is, what is the value here? Approx it would be 96. No, not 96, it would be 88. So this is the real estate guy. Okay, तो ये real estate guy इधर है और ये जो सबसे ज्यादा है, मतलब जो सेकंड सबसे ज्यादा है, and that would be 181, that is bonds. Okay, so that means 88, 181, 96 ये हो गया. ये पहले इन्वेस्टर का है कि इन्वेस्टर ए का इतना है. हाँ, ये इन्वेस्टर ए, ये ए का इतना दिखा रहा है. ओके, दिस इज इन्वेस्टर बी, दिस इज इन्वेस्टर सी. सो इफ यू वांट मोर काइंड ऑफ क्लैरिटी, मैं ऐसा भी बना सकता हूँ. आई विल जस्ट पुट लाइक दिस, आई विल जस्ट गो फॉर अनदर बार चार्ट. शायद इसमें आ जाए ठीक से. Yeah. So see, now it is explaining me perfectly. Okay. Now it is giving me investor A, investor B, investor C की बार चार्ट कितना है, किसने कौन से वैल्यूज के बीच में रिप्रेजेंट किया है. What is the value actually? Okay. So investor B is like the blue line that is going till this thing. So investor B ने सबसे ज्यादा पैसा इसमें डाला है. Okay. Real estate. Sorry, not real estate. It is stocks. Okay, blue one is stocks, bonds, real estate. Stocks, bonds, real estate. Okay, so ये पता चल रहा है कि मतलब ये कौन सा इन्वेस्टर ने कहाँ इन्वेस्ट किया है. So this is one form. अभी ये second वाला, instead of doing this, I'll remove the thing. 1 second. Yeah. So यहाँ मेरे पास स्कोर्स है, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग का स्कोर्स है और मुझे टॉपर्स को आइडेंटिफाई करना है. हु आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स. वी हैव डेटा ऑफ 104 स्टूडेंट्स. ओके, और इसमें मुझे पता चलना है कि मतलब कौन कितना, मतलब हु इज लैगिंग बिहाइंड एंड हु इज एट टॉप. ठीक है, तो हम इसमें आउटलायर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. व्हाट इज आउटलायर्स? आउटलायर्स इज द वन दैट चेंजेस द वैल्यू, एंटायर वैल्यू. इसका मीन पूरा चेंज करने वाला आउटलायर्स का काम है. अभी फॉर एग्जांपल एक क्लास में सारे बच्चे 40% ही ले रहे हैं, मतलब एवरेज सारे बच्चों का 40% ही आ रहा है. एक नया स्टूडेंट आता है, न्यू स्टूडेंट ही कम्स एंड ही स्कोर्स 98, तो एवरेज पिचअप हो जाता है. एवरेज बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, मतलब बस वो एक लड़के की वजह से एवरेज चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर ओनली 4 स्टूडेंट्स. 4 स्टूडेंट्स है समझो, एंड ईच हैज अ वैल्यू लाइक 38, 42,
39, ठीक है, 41। सो इसका एवरेज तो 40 हो गया, ठीक है। 4 बच्चे हैं, लेकिन अभी एक 5वां बंदा आता है, वो 95 स्कोर करता है। सो इफ यू कैलकुलेट अ मीन, लाइक I'll just show you, if you calculate a mean of these numbers, ये 40 आता है, ठीक है। और अगर इसका मीन लोगे टोटल का तो 51 आता है। तो देखो कितना चेंज हो गया बस ये एक लड़के की वजह से, एक। अभी अगर ये भी अगर 40s के आसपास आता, लाइक इट विल बी अराउंड 50 में आता, तो फिर ये ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। बट ही इज गोइंग above 90, above 95, it is pitching up to 51.6. What if he scores 100? If he scores 100, it is going to 52. Okay? तो ये बंदे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। 12 से चेंज हो रहा है पूरा। मतलब अगर हमने क्राइटेरिया रखा था कि बस मैं 45% वाले को अलाउ करूंगा, लेकिन ये एक बंदे मतलब 45% जिस कॉलेज ने 45% स्कोर किया है वो कॉलेज को मैं अलाउ करूंगा, काइंड ऑफ कंपनी का अगर मैं क्राइटेरिया रखता हूँ, द एवरेज परसेंटेज ऑफ द कॉलेज भी 45%। लेकिन ये एक बंदे की वजह से पूरा 40 से 52 तक पहुंच रहा है। ओके, आर यू गेटिंग इट राइट? सो विल जस्ट मूव ऑन नाउ, erase all the drawings. So we were here, right? तो ये एवरेज से हमें 40 मिल रहा है। एक टॉपर आ जाता है जो 100 स्कोर करता है, उसकी वजह से पूरा क्लास का एवरेज बदल जाता है। अगर एक क्लास में इतने बंदे तो ये पूरे क्लास का एवरेज बदल जाता है। सो सिमिलरली हमें ये देखना है कि क्यों ये आउटलायर हो गया। ही इज आउटलायर, रेबल बोलते हैं ना, रेबल। तो ये अपने रेंज में नहीं है, मतलब वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, वी जस्ट मेड अ मीन लाइन। अगर हमने एक ग्राफ बनाया, लाइक वी हैव जस्ट पुट अ ग्राफ और बोला कि भाई ये मेरा मीन वैल्यू है, ये 40 40 40 ऐसे ही लोग होंगे, लेकिन ये बंदा कहीं इधर है या फिर ये इधर है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसी में दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये 100 के बदले ये बंदा आकर टॉपर नहीं होता और ये 20 लाता, 36 एवरेज रिड्यूस्ड, ये आउटलायर है। ही इज एन आउटलायर क्योंकि हमारा रेंज है 40, तो 40 वाला तो हम देख रहे थे, तो 20 आ गया, 20 तो फिर हमारा रेंज कम हो गया, मतलब ही इज एन आउटलायर। सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट मोर ऑन दिस चार्ट। ये रीडिंग राइटिंग से मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। ओके, सो आई जस्ट सेलेक्ट ऑल द वैल्यूज, आई जस्ट पुट अ स्कैटर प्लॉट। ओके, सो व्हाट इज स्कैटर प्लॉट? इट गिव्स एन आइडिया अबाउट हु इज द आउटलायर, क्या चेंजेस हो रहा है। ओके, आई जस्ट पुट मोर स्टैटिस्टिकल चार्ट्स and you can see XY scatter, and I want this thing. Okay, so अभी देखो बड़ा करना, hope it is visible. Okay, you can zoom it up, आप स्क्रीन पे zoom भी कर सकते हो if you are operating via mobile. Okay, so here it is, one second, yeah. So अभी अगर मैं यहाँ एक लाइन क्रिएट करता हूँ, यहाँ अगर मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ, ओके, एवरीवन the mean people are like this, okay, लेकिन ये लोग डिविएट कर रहे हैं लाइन को, तो मैं एक एवरेज मीन लाइन निकाल नहीं पा रहा हूँ यहाँ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट एक क्राइटेरिया डाल दूंगा कि या एक क्राइटेरिया डाल दूंगा कि आई विल सेलेक्ट ओनली, ओके, आई विल बी सेलेक्टिंग ओनली those students who have their scores in reading, who have their scores greater than 500 both in reading and writing. Okay, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं उसी स्टूडेंट्स को चूज करूंगा जो जिनका स्कोर ऐसा है, ओके, yeah, hope it is visible now. Okay, ओके, तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को चूज करूंगा। सो व्हाट विल बी माय क्राइटेरिया, कि मतलब मैं यहां से एक कॉलम बना दूंगा 500, ओके, जिनका वैल्यू इतना है 500, राइट, ऐसे ही प्लॉट करते हैं।
तो ये लोगों को मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा, ये जो है ना, ये लोग, these people won't be selected. Now there are students who have done good in reading. So wait a second, I'll just put the axis. अभी आपको axis नहीं दिख रहा है इसीलिए आपको confusion हो रहा है. I'll just put the axis. A second. Yeah, I'll just go up. Yeah, now I'll be selecting this column as well. Okay. So मैं एक एक्सेस डाल देता हूँ, तभी आपको समझेगा कि मतलब कौन सा रीडिंग है, कौन सा राइटिंग है. Because if I just blindly explain it, then you won't understand what is going on. Okay. It is just giving me, yeah, okay. So this is the thing. No. This is giving me reading, writing. Okay. Okay. Let us go for this. Okay. So now I'll just go up and I'll explain you from the value 1. Okay. So you just see, there is one who is 273 in reading, okay, who is 273 in reading, and he has put 216 in writing. So who is 216 in writing and who is 273 in reading? So we just want to find who is 273 in reading. So you just see that this guy, this guy, okay, this guy is 276 in reading and he's having 216 in writing. Okay, this guy, are you getting it? See, 273 comma 216. Here it is coming writing just because I just selected it by mistake. ये मैंने by mistake मैंने choose कर लिया. So you don't focus on that. So if I go on this point, it is giving me 286 comma 203. So where is 286 comma 203? So you just see that eighth value, eighth value. It gave me that value, right? Where did it go? या सो दिस इज द वैल्यू. ओके, ये वैल्यू देता है हमें कि कौन सा स्टूडेंट है, कितना पीछे वगैरह. ठीक है. सो इफ आई जस्ट से कि मैं उसी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करूंगा जिसका 500 रीडिंग है और उसका 500 भी राइटिंग है. ओके, सो हाउ विल इट बी? तो ये तो होगा, ये आउटलायर हो गए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो गए कि मतलब आउट ऑफ 900 ही था, आउट ऑफ 800 ही था, एंड दे जस्ट स्कोर्ड 785 एंड 738. ओके, तो ये लोग जो है ना, ये लोगों को मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा. ओके, ये लोगों को सिलेक्शन नहीं होगा और ना इन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं होगा. दे डिड गुड इन राइटिंग बट नॉट इन रीडिंग. ओके, they did good in writing but not in reading. For example, you can see where is the value for one. Okay, we will see it later, but still इनका जो परफॉर्मेंस है, इनका रीडिंग में अच्छा है लेकिन राइटिंग में गंदा है. सॉरी, राइटिंग में अच्छा है, रीडिंग में गंदा है. सो द पॉइंट इज लाइक आई जस्ट शो अनदर थिंग. वन सेकेंड. या तो ये जो लाइन होगा, इस लाइन, ये जो पॉइंट है, ओके, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स के बाहर जो भी है उनको सिलेक्ट होगा. दिस लाइन के बाहर जो भी होंगे वो सिलेक्ट होंगे. इवन इफ दैट गाय हैज स्कोर्ड 800 इन व्हाट डू वी से इन रीडिंग, ओके, बट इन राइटिंग ही हैज जस्ट स्कोर्ड अराउंड 300. नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि 500 डाला था ना मैंने. इट शुड बी ग्रेटर देन 500 इन राइटिंग एंड शुड बी ग्रेटर देन 500 इन रीडिंग. तो ये उसके ऊपर जो भी होता है ये सब सिलेक्टेड. इवन दिस गाय इज नॉट सेलेक्टेड. ओके, आर यू गेटिंग इट? ये जो लाइन होगा, दिस ग्रीन लाइन, ये एल को याद रखो. ये एल के ऊपर जो भी जा रहा है वो सब सिलेक्टेड हो जाएंगे. सो दीज पीपल विल बी सिलेक्टेड. दिस इज हाउ द स्कैटर प्लॉट वर्क्स. तो फिर ये जो लोग हैं ये सिलेक्टेड हो जाएंगे. तो यहां मुझे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा ताकि ये लोग सिलेक्ट हो जाए. ओके, सो नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट चार्ट. wait a second. Yeah, so what do you do कि आप वड़ा पाव के बारे में आप थोड़ा डिटेल्स जानने के लिए गए थे. ओके, पुणे में आप बहुत सारी एरियाज में गए थे. पुणे से पॉश एरियाज कंपेयर टू फुरसुंगी. ओके, क्योंकि फुरसुंगी में आपको चीजें सस्ते मिल सकते हैं. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ टाउन. ओके, पुणे सिटी है, तो यहाँ वड़ा पाव 10 का मिलेगा, 20 का मिलेगा. कंसिडर, हाँ, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टेड, आई एम जस्ट पुटिंग इट एज जो वैल्यू मुझे मन में आया वो वैल्यू डाल दिया मैंने. सो यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सस्ता है वैल्यूज. ओके, यहाँ मैक्सिमम अगर तुम फुरसुंगी में अगर कोई 3 स्टार 5 स्टार होटल है, वहां जाके अगर आप बड़ा पाव ऑर्डर करते हो तो मैक्सिमम गो टू 60 रुपीज. ओके, सो इसका मीन कितना है? 44.75. वेराज इसका मीन देखो,
27.285। क्यों? क्योंकि ये एरिया जो है, समझो ये विमान नगर या फिर औंध में कोई स्टार होटल में ये रेट है वड़ा पाव का, सो 88। ये सिर्फ एक वैल्यू के वजह से पूरा मीन यहाँ का चेंज हो गया। ओके, वेयर अगर मैं सिर्फ मीन इस चीज का लेता, लाइक सी जस्ट फॉर एन रेफरेंस, अगर मैं इस चीज का लेता सिर्फ मतलब नॉट नॉट दैट 88, अगर मैं सिर्फ इतने वैल्यूज का लेता तो 38 आता है। Why 38? Because most of the areas are posh. जैसे यहाँ 10 का है, यहाँ 10 का है, यहाँ 20 का, यहाँ 11 का है, so the most of the areas are posh. But ये एक वैल्यू के वजह से ये पूरा वेरिएशन हो गया। Are you getting it? पूरा वेरिएशन, पूरा वेरिएशन। ओके, सो ये देखो, ये पूरा वेरिएशन हो गया। वेयर अगर मीडियन देखते हैं, इसका मीडियन, व्हाट इज मीडियन, जो बीच में आता है। ओके, सो इसका मीडियन देखते हैं। इसका मीडियन तो ये 40, इट्स मीडियन इज 40। हाउ डिड इट कम? इसका मीडियन कैसे आया 40? ये फॉर्मूलेज याद रखो हाँ, कैसे डालना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तुम्हें एक्सेल आना चाहिए, विदाउट एक्सेल यू कैन नॉट प्रोसीड। तो ये 40। ओके, अगर मैं इसका मोड देखूं तो व्हाट इज मोड? 30 आएगा मोड, क्योंकि 30 ही 2 बार रिपीटेड है, मोस्ट नंबर ऑफ रिपीटेड, वही मोड है। ओके, अगर मैं मोड के लिए जाऊं, सो यू जस्ट हैव टू यूज मोड सिंगुलर, जस्ट सेलेक्ट दिस 30। वेरास अगर मैं मोड यहां यूज करूं, इसके लिए फुरसुंगी के लिए अगर मैं यहां मोड निकालूं इसके लिए, तो यहां मुझे कुछ वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी चीज रिपीटेड ही नहीं है, सो देयर वुड बी नो मोड एनी। Okay, so that's an error. If you read that error, then it will give value not available. That is the error. Okay. तो ये जस्ट एक एग्जांपल था आउटलायर्स के बारे में बताने के लिए। So this is the outlier. ये आउटलायर है। जैसे मैंने तुमको बताया था कि अगर कोई बंदा 41, 39, 38, 42, ये 4 बच्चे आपके ट्यूशन में आते हैं, समझो आप ट्यूशन लेते हो या फिर कुछ क्लास लेते हो, तो यहाँ 41, 39, ये आपका एवरेज 40 है। फिर एक टॉपर आता है, उसका वैल्यू 100, मतलब वो स्कोर करता है हर एक टेस्ट में, वो 100 ही लेकर आता है, तो वो पूरा वैल्यू चेंज हो जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस गाय एंटायर एवरेज चेंजेस, दैट इज आउटलायर। समझ रहे हो, ये पूरा बार का आ गया। ठीक है, सो नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। सो skewness, skewness. Before going to skewness, I'll just open the PPT and I'll show you what is skewness and all. So अभी हमने mean median mode तो देखा था, right? What is mean, what is median, what is mode? तो अभी आप पूछोगे कि कौन सा सबसे बेस्ट है? No one is best, nothing is called as best, but अगर सिर्फ आप एक डेटा लेकर के आप डिसीजन लेते हो तो वो गलत है। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल मैं सेम वो वड़ा पाव वाले एग्जांपल में आता हूँ। तो अभी अगर आप समझोगे कि हर एक एरिया में मुझे वड़ा पाव, पुणे में कोई भी एरिया में जाऊंगा मुझे वड़ा पाव 45 रुपीज में मिलेगा, तो ये गलत है, क्योंकि ये 45 में मिलने का चांस है ही नहीं। कुछ कुछ एरियाज में मिल सकता है, यहाँ तक के एरियाज में आप 45 रुपीज लेकर के आप बच जाओगे, लेकिन यहाँ तो 50, 60, 70, 80 है। सो यू कैन नॉट कंक्लूड कि मतलब हर एक एरिया में 50 रुपए का, मतलब 45 रुपीज का वड़ा पाव मिलता है। आप फुरसुंगी में भी आप ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते कि हर एक एरिया में 28 रुपीज का ही वड़ा पाव मिलता है। इट इज लाइक डिफरेंट। ठीक है, तो मीन से आप डिसीजन नहीं ले सकते, मीडियन से भी डिसीजन नहीं ले सकते, मोड से भी डिसीजन नहीं ले सकते, तो आप क्या यूज करते हो? मतलब इट इज नॉट लाइक कि आपको क्या यूज करना चाहिए, कौन सा सबसे अच्छा है, कौन से बेसिस पे मैं डिसीजन लूं, नहीं, वैसा नहीं सोचना है। एक यूज करना सबसे बड़ा गलत है, ब्लंडर हो गया स्टैटिस्टिक्स का। सिर्फ आप मीन लेकर के चले गए, मीडियन लेकर के चले गए, मोड लेकर के चले गए, तो सबसे बड़ा ब्लंडर। सो यू जस्ट हैव टू नो कि मतलब हमें मीन, मीडियन, मोड तीनों तो अप्लाई करना ही है। These three should be applied. Okay, one is definitely the worst, मैंने यहाँ मेंशन किया है, but one is definitely the worst thing. सिर्फ आप एक पे अगर रिलाई कर रहे हो, that is the worst thing. Okay, so now what is skewness? Skewness पता है क्या होता है? Like डेटा आपने कभी देखा है तो फिर हिस्टोग्राम पे ही बनता है एक्चुअली। So kind of a skewness कैसा होता है कि मतलब कोई वैल्यूज ज्यादा होता है एंड उसके बाद से फिर कंटिन्यू होने लग जाता है, लाइक कम होने लग जाता है, दैट इज स्क्यूनेस। इट इज लाइक राइट स्क्यू, पॉजिटिव हो गया ये, लाइक यहाँ मीडियन होता है और यहाँ मीन होता है, लाइक काइंड ऑफ थिंग। ओके, मैं वो मेंशन करता हूँ, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये फॉर्मूला आप देख लो, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, बट इट डजंट हैव टू बी, मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना ऐसा कुछ नहीं है।
इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्योंकि हम फॉर्मूलेस नहीं यूज करते बिकॉज वी आर डेटा साइंटिस्ट. ओके, वी जस्ट यूज टूल्स. हम टूल्स यूज करते हैं, हम फॉर्मूला लेकर के मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करते बैठते. वी आर नॉट ओनली स्टैटिस्टिशियंस, वी आर स्टैटिस्टिशियंस प्लस डेटा साइंटिस्ट. ओके, तो हम स्क्यूनेस क्या होता है, इट इंडिकेट्स वेदर द डेटा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन साइड, डेटा कौन सी जगह पे है वो दिखाने के लिए होता है स्क्यूनेस. सो आई विल शो यू व्हाट इज स्क्यूनेस. या तो अभी अगर आप ये डेटा सेट 1 में देखोगे, आई जस्ट कॉपी पेस्ट ना, ये मैं वैल्यूज में सैंपल करके देख रहा था ताकि प्रॉपर इनसाइट्स दे दूं मैं आपको. इट इज लाइक सी डेटा सेट्स. ओके, दिस विल बी 1. तो what all I have mentioned over here. So ऊपर से इंटरवल अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, इंटरवल ओके, अगर मैं यहाँ 0 to 1 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 1 2 3 4. यहाँ 4 है. हाँ, ये वैल्यूज अच्छे से देखो क्योंकि ये वैल्यूज डिक्रीज होते जा रहा है या इंक्रीज होते जा रहा है. मैं 1 to 2 में जाता हूँ तो मतलब मुझे कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, आई गेस 6. या सो नाउ अब ये वैल्यूज देखते जाओ. हाँ, ये वैल्यूज देखते जाओ कि मैं 1 2 3 4 4 3 2 4 1 2. यहाँ तो okay, leave it. So 1 2 2 1 2 3 4 5 6. So okay, it's okay. So यहाँ अगर मैं 6 डालता हूँ, so I just want to give you that idea. ठीक है, अभी ये फ्रीक्वेंसी सब निकालने से अच्छा मैं हिस्टोग्राम बना देता, इससे अच्छा मैं हिस्टोग्राम बना देता हूँ. I just make a histogram. ठीक है, अब ये बहुत बड़ा वैल्यू ले रहा है लेकिन मुझे कितने पार्ट्स चाहिए, 7 पार्ट्स चाहिए. ओके, I just need 7 parts. So I'll go over here, horizontal axis, and I'll just put कि मुझे 7 parts चाहिए. Axis options, there will be number of bits would be 7. So मुझे values मिल जाएगा. It is giving me like this kind of complicated one. So I'll just go for 0.99. Okay. तो ये 1 से 2 के बीच में कितना है ऐसे बता रहा है. ओके, सो ये 1 से 2, so यहाँ तो 0 हो गया, 1 से 2 में 4 हो गया. So the 4 should come over here. Okay, I made a mistake over here. Okay, the 4 should come over here. 2 to 3 में 6 आ गया, 3 to 4 में 4 आ गया. Okay, so this is how it is. And now I'll be drawing a skew. ये skew कैसा होगा, ये देखो वैल्यू यहाँ है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ये कम होते जा रहा है, फिर यहाँ से वो नलिफाई होते जाएगा, फिर यहाँ से तो 0 हो गया. So this is, अगर आप ये एक्सिस में मार्क करोगे, so this is a skew. तो ये स्क्यू से हमें क्या पता चलता है कि इसका मीन निकालते हैं. चलो अभी हम क्या करते हैं, ये स्क्यू से हमें बहुत कुछ पता चलता है कि डेटा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, वेयर द डेटा इज एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेटेड. विल कम टू नो कि डेटा कहाँ एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेटेड है, मुझे कैसे कस्टमर्स पे फोकस करना है. फॉर एग्जाम्पल ये एज ग्रुप है और ये एज ग्रुप है, ये एक एज ग्रुप है, ये एक एज ग्रुप है, तो मुझे नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स कौन से एज ग्रुप में मिलेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लाइक आई नीड टू कैलकुलेट मीन फर्स्ट. ठीक है, अब ये मीन निकाल रहा हूं. So if I calculate mean of all these numbers, 2.78 आ गया. अब मैं मीडियन निकालता हूं. ओके, नाउ ये मीन और मीडियन पे देखो, हाँ कंपैरिजन करो. अब मैं मोड निकालता हूं, मोड सिंगुलर. या सो ये 2 आ गया. ओके, नाउ आई डोंट नीड टू लुक आफ्टर द मोड, बट नाउ यू कैन सी दैट मीन इज बिगर देन मीडियन. Mean is greater than median. So what does this mean? That means it is a positive skew. पॉजिटिव स्क्यू. अब ये पॉजिटिव स्क्यू मतलब क्या हो गया कि अभी देखो, ये पेन ले लो और ये देखो, ये एक्सिस है हमारा एक्स वाई. So consider this is a straight line. Don't know why it is going slant. Okay, now this is x and y axis. हाँ, तो यहाँ मेरा पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है 1 से 2 में. ठीक है, यहाँ जा रहा है and it is going like this and it gets diminished over here. तो ये वैल्यू के हिसाब से मीडियन क्या है, मीडियन मेरा 2 है अराउंड हियर. तो यहाँ मेरा मीडियन आ गया.
दिस इज माय मीडियन ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब मेरा मोड क्या है, मोड के लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ। यस, सो मेरा मोड है 2.78, ओके। सो नाउ 2.78 इज ओवर हियर। सो मेरा मोड बड़ा होगा, सॉरी मीन मेरा बड़ा होगा मीडियन से। सो इफ माय मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव स्क्यू, और इट इज कॉल्ड एज अ राइट स्क्यू। सो इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव और राइट स्क्यू, ओके। ये पॉजिटिव या फिर राइट स्क्यू होगा। कंसिडर अ केस कि मतलब अभी ये स्क्यू से क्या पता चलता है कि मेजर डेटा जो है हमारा, मेजर डेटा जो है, ओके, जो हमारा मेजर डेटा है वो ये जो ऐसा बम्प आया है ना, ये बम्प के ऊपर से अगर हमने एक सर्कल बना लिया, तो हमारा मेजर डेटा ये है, हमारा मेजर फोकस ये है, ओके। तो अभी अगर आप देखोगे कि ये क्यों आ रहा है ऐसा, सो इफ यू सी द मीडियन की 2.78 और 2, तो ये एरियाज में आपको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स काइंड ऑफ थिंग, इट्स मोर यूज्ड इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो मेरे को यहाँ इस एज ग्रुप में ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। ये हमारे नॉर्मल हिस्टोग्राम से भी पता चलेगा, लेकिन स्क्यू लाइक जस्ट विदाउट ड्राइंग दिस बार चार्ट, इफ आई जस्ट पुट अ स्क्यू लाइक दिस एंड आई जस्ट प्लॉटेड कि भाई ये एरिया है, ये पॉइंट है, आप देख लो। सो आई जस्ट चूज इट टिल हियर, ये एरिया यहां मेरे को फोकस करना है, दिस एरिया, ओके, दिस एरिया आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन, ये जो सर्कल किया है। तो ये एरिया में बहुत ज्यादा फोकस होगा मेरा, क्योंकि यहाँ मेरे को मेजर कस्टमर्स मिलेंगे, यहाँ मुझे बहुत कम कस्टमर्स मिलेंगे, यहाँ मेरा स्कोप भी नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ दैट आउटलायर्स काइंड ऑफ थिंग आल्सो वर्क्स ओवर हियर, बट आई वुड लाइक टू एलैबोरेट दिस। अभी मुझे क्या करना है, अभी ये पॉजिटिव राइट स्क्यू तो हमारा हो गया, लेकिन व्हाट इज दिस इक्वल स्क्यू कैसा बनता है? So you just see, I'll show you how equal skews are made. So now you just see this is equal skew. So if you want, I can again draw it. Okay, तो ये डेटा सेट्स ले लिया। अब मैं फ्रीक्वेंसी नहीं डाल रहा हूँ ना, मैं डेटा सेट्स करके मेंशन कर देता हूँ। ओके, सो नाउ आई विल बी प्लॉटिंग अ हिस्टोग्राम, एक हिस्टोग्राम मैं बना रहा हूँ। तो अब ये फिर से उल्टा पुल्टा आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, डबल क्लिक, just go over here horizontal axis, okay, and we'll go over here axis options and number of bins, मुझे कितने number of bins चाहिए, I just need 7 number of bins। तो ये देखो इक्वल आ गया, देखा, ये ऐसा आ गया स्क्यू। सो यहाँ मेरा मेजर फोकस क्या होगा, इस तरीके के डेटा में मेरा मेजर फोकस होगा, इट इज अ न्यूट्रल स्क्यू, या फिर इसमें जीरो स्क्यू बोल सकते, इसमें स्क्यू है ही नहीं, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड, अगर लेफ्ट साइड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ये बम्प, तो वो पॉजिटिव स्क्यू होगा। यही बम्प अगर राइट साइड पे ये है, बम्प है, तो फिर इसे हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव स्क्यू है। लेकिन यू जस्ट सी इन दिस केस दैट देयर इज अ जीरो स्क्यू, एकदम बीच में आएगा। क्यों आ रहा है ये एकदम बीच में? तो अभी अगर मैं इसका मीन देखता हूँ, when it comes in between, I'll just show you, mean equals to median equals to mode में बीच में आता है, when mean equals to median equals to mode, ठीक है, तभी वो बीच में आता है। So what is my mean right now? What is my mean? Sorry, I the equal to, yeah. So what is my mean over here? मैं इसमें mean देखता हूँ, so it will be 4, okay. So what is my median? It should come 4 because it's a zero skew है ये। So what is my median? Median will be again 4. How do you calculate median? Do you know anything about how to calculate median? So now, अभी ये तो न्यूट्रल स्क्यू मिल गया हमें, ओके, न्यूट्रल स्क्यू तो मिल गया हमें, लेकिन अभी हम नेगेटिव स्क्यू कैसे देखते हैं? नेगेटिव स्क्यू, व्हाट इज नेगेटिव स्क्यू? I'll show you what is negative skew. This is negative skew, left skew. मैं बस ये फिर से नहीं करके दिखा रहा हूँ, just made it and you just see. तो अभी अगर मैं यहाँ स्क्यू प्लॉट करने गया, स्क्यू, so I'll be starting it from here. यहाँ देखो ये बम्प आ रहा है, तो यहाँ वैल्यूज रिड्यूस होते जा रहा है। So my more target will be this, यहाँ तक मेरा most target यहाँ होगा। Okay, now here if you notice that mean is less than mean,
मीन इज लेस देन मीडियन. ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ ऐसा मैं बना रहा हूँ, एक स्क्यू ऐसा बना रहा हूँ, सो यहाँ मीन आएगा एंड यहाँ मीडियन आएगा. ओके, लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. यहाँ ये 4.9 है और ये 5 है, लेकिन मैं इसको जूम प्रोवाइड करके दिखा रहा हूँ कि इतना इतना डिफरेंस होता है. दिस इज 4.9 एंड दिस इज 5. ओके, फॉर दीज काइंड्स ऑफ वैल्यूज, क्योंकि ये वाले एरियाज में ज्यादा है, क्योंकि नीचे वाले एरियाज में देखो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 3 आ गया, we just see 3, 6, 4 to 5, 5 to 6, ये चीजें देखो, we just see these things. अगर तुम इसका टोटल निकालोगे और इसका टोटल निकालोगे तो ऑब्वियसली इसका टोटल ज्यादा होगा. अभी मैं ये नीचे का, अभी अगर आपको लगता है कि ये अरे यार ऐसा कैसे हो गया, सो यू जस्ट सी इसका टोटल 13 है. ओके, इसका टोटल 13 है, इन तीनों की बात कर रहा हूँ, ये दोनों की. ठीक है, अब ये इन तीनों का टोटल, अभी इन चारों का टोटल करके देखो, 4, 7. You just see 7 and where is 7 and where is 13? I am concerned with 13. Majority people चाहिए मुझको. तो ये this is the criteria. Okay, with skew you can measure anything you want. Okay. Okay, so I think skewness is clear with everyone. Okay. So we'll wrap up the session for now.